वर्तमान में हमारा देश विकास और परिवर्तन का सामना कर रहा है। विकास और परिवर्तन के इस दौरान सामाजिक संगठन और संस्थाओं का महत्व और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सामाजिक संगठन और संस्थाएं देश की भिन्न भिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर उसका एक साझा समाधान प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे देश के विकास को गति मिलती है। ये सामाजिक संगठन और संस्थाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, धर्म, संस्कृति, रोजगार, शिक्षा, भिन्न भिन्न विषयों में कार्यरत रहती है। दर्शकों नमस्कार। आज हिंदी सरिता के इस कार्यक्रम में हम गोवा राज्य के पोंडा क्षेत्र से संचालित सनातन संस्था नामक एक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संगठन अपने देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ विदेशों में भी कार्यरत रहकर भिन्न भिन्न तरीके के कार्य संपन्न करा रहा है। इस संस्था के बारे में जो जानकारी देने के लिए हमारे इस केंद्र पर जो मेहमान आए हैं वो हैं श्री चेतन राजहंस जी। श्री चेतन राजहंस जी विगत 25 वर्षों से इस संस्था में जुड़े हुए हैं और वर्तमान में इस संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ एक लेखक और अधिमान्य पत्रकार भी हैं। इनको इनके कार्य के हिसाब से कई संस्थाओं ने इनको सम्मानित भी किया है और इसी संदर्भ में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विद्या संस्थान द्वारा सनातन धर्मवीर की उपाधि भी प्रदान की गई है। श्री चेतन राजहंस जी दूरदर्शन केंद्र पणजी में दर्शकों और इस केंद्र की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। राजहंस जी, जैसा हमने कहा कि आपकी संस्था गोवा राज्य के पोंडा क्षेत्र में स्थापित है, तो मुझे और दर्शकों के साथ ये जानना है कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना किसने की थी? जी देखिए, सनातन संस्था की स्थापना जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मोहन उपचार तज्ञ है डॉक्टर जयंत आठवले जी, इन्होंने की थी। और जैसे हम सबको पता है कि सरकारी संस्थाएं हो या गैर सरकारी संस्थाएं जैसे एनजीओज होती है, सामाजिक संस्थाएं जिसको हम कहते हैं, इन दोनों का काम समाज के लिए होता है। समाज का कल्याण हो या सोसाइटी का वेलफेयर, यही भाव को रखकर कोई भी संगठन होता है वो कार्य करता है। सनातन संस्था ने एक जो आध्यात्मिक भाव समाज में, क्योंकि भारत पहले मूलतः भारत जो है अध्यात्म की भूमि रहा है, विश्वगुरु जो था वो अध्यात्म के कारण था। तो ये था कि भारत में जो अध्यात्म का भाव है वो कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के बाद या अंग्रेज़ों के आक्रमण, जो हमारे पास बहुत सारी गुलामी रही हमारे यहाँ, तो एक अध्यात्म का भाव कहीं ना कहीं कम हुआ था। तो लोगों के मन में एक सामाजिक कार्य का भाव जैसे बढ़ेगा उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक भाव भी बढ़ेगा, तो समाज संस्थाएं जो है वो अपना अस्तित्व बनाकर रखेगी। जैसे कुटुंब संस्था है हमारे यहाँ या विवाह संस्था है, ये जो समाज की इकाइयाँ है ये सारी। और इसमें यदि हमारे पास आध्यात्मिक भाव होगा तो ही हमारे यहाँ जो है विवाह भंग के जो प्रकरण होते हैं, केसेस होते हैं, या घटस्फोट जिसे डाइवोर्स कहते हैं हम लोग, तो वो कम हो जाएंगे। या समाज की संस्थाएं, समाज में विद्वेष आज जिस प्रकार से फैल रहा है, फिर वो जातिगत हो या धर्म से संबंधित, वो कम होना है तो आध्यात्मिक भाव पर हम समाज को लाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से समाज के कल्याण के लिए एक आध्यात्मिक भाव को प्रस्थापित करने के लिए सनातन धर्म में जो जो बताया गया है उसका प्रचार करना, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में करना। जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण है, तो पर्यावरण के लिए अनुकूल हमारा जीवन शैली होना चाहिए जिसमें अध्यात्म है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कोई बात बताएंगे तो लोग आचरण में उसको लाएंगे, और इसी उद्देश्य से सनातन संस्था की स्थापना हुई है। हम अभी आपने गुरुजी का नाम लिया, ये हमें
और दर्शकों के साथ गुरुजी के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी जी, देखिए सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, आप बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मोहन उपचार तज्ञ थे। उन्होंने 1971 से 78 की अवधि में इंग्लैंड में 8 वर्ष तक इसी विषय पर रिसर्च किया और आज भी विश्व के टेक्स्ट बुकों में जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है, वैद्यकीय सम्मोहन उपचार पढ़ाया जाता है, वो उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाया जाता है। तो वेल नोन साइंटिस्ट थे अपने पूर्व जीवन में। और उसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा ये हुआ कि जो पेशेंट उनके यहाँ आते थे, तो उसका जब वो केस स्टडी करते थे तो उसमें उनको ध्यान में आया कि लगभग 30% ऐसे पेशेंट है कि जो बिना यानी दवाई देने के बाद भी वो दुरुस्त नहीं होते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो सारे पेशेंट दुरुस्त हुए दिखे उन्हें। तो साइंटिस्ट होने के कारण एक क्यूरियोसिटी थी मन में कि भाई कैसे ये दुरुस्त हुए। तो फिर उन्होंने उनसे बात की, सबसे जाके मिले, सबके केस पेपर हाथ में लेके बैठे। तो सब लोगों ने अलग अलग कारण बताया। किसी ने बताया कि मैंने पितृदोष निवारण के लिए कुछ किया, श्राद्ध किया। किसने बताया कि मैं संतों के यहाँ जाके रहा। किसने कहा मैंने गंगा जी का स्नान किया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ वास्तु दोष था। तो ऐसे भिन्न भिन्न कारण थे। तो हमें ध्यान में आया कि भाई ये भी ऐसी समस्याएं होती है कि जो जीवन में अड़चनें उत्पन्न करती है और उसके कारण व्यक्ति व्याधिग्रस्त बन जाता है। तो कोई ऐसा एक शास्त्र है कि जो इन व्यक्तियों को दुरुस्त करता है, जो मेडिकल साइंस से परे है। तो इसके दृष्टिकोण से उन्होंने उसका रिसर्च शुरू किया, सनातन धर्म और अध्यात्म का अभ्यास करना शुरू किया। उनके जीवन में इंदौर के भक्तराज महाराज जी वे आए और फिर उन्होंने हिंदू धर्म का और अध्यात्म का साइंटिफिक लैंग्वेज में एज अ साइंटिस्ट रिसर्च करना शुरू किया। उनके मार्गदर्शन में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो आज साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च कर रहा है, 1000 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हुए हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि इस वर्ष अभी पिछले महीने में G20 का आयोजन का एक होस्ट भी महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय गोवा में थी। तो एक गुरुदेव जी ने जो एक बड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में अध्यात्म की भावना को रखा, तो उसका ही आज ये कारण है कि विश्व के टेक्स्ट बुकों में अध्यात्म अब साइंटिफिक लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है। राजहंस जी, आपकी संस्था में कितने तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, सामाजिक संगठन जब काम करता है तो अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि समाज का तबका भी अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है, तो लेकिन हम लोग एक एवरेज स्तर पे कहे तो हमने अभी तक 380 से अधिक आध्यात्मिक, आयुर्वेद तथा कला, आध्यात्मिक कला या देश की सुरक्षा, देश की रचना, समाज, इससे जुड़े हुए लगभग 380 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया है। और भारत की 11 भाषाओं में और विदेश की 7 भाषाओं में उसका जो है हमने लगभग, हाँ। इसके बाद एक यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रकाशित संस्था है, प्रकाशन संस्था है अध्यात्म क्षेत्र की, उसमें सनातन संस्था चौथी बड़ी संस्था है। पहले तो गीता प्रेस गोरखपुर सबको पता है, दूसरी इस्कॉन है, जब से सबसे ज़्यादा गीता का वितरण उनके द्वारा हुआ है, तीसरी गायत्री परिवार है और चौथी सनातन संस्था है। तो विश्व में जो अध्यात्म का प्रकाशन साहित्य है उसमें संस्था का एक कार्य बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ हम जो है समाज में धर्म शिक्षा देते हैं। तो सप्ताह में रेगुलरली लगभग आज की स्थिति में 600 से अधिक निःशुल्क लोगों को सनातन धर्म सिखाने की प्रक्रिया की जाती है। फिर स्कूल और कॉलेजेस में हम नैतिक मूल्य संवर्धन इस विषय का पीरियड लेते हैं, बहुत सारे स्कूलों में ये चल रहा है। उसके साथ साथ समाज के विभिन्न अंगों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव मुक्ति के विषयों का आयोजन किया जाता है। और आम लोगों के लिए आनंदमय जीवन कैसे जिए और सात्विक लिविंग कैसे होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम उद्बोधन करते हैं, प्रबोधन करते हैं। तो एक अच्छा कार्य इस माध्यम से एक समाज की जागृति का भी हो या समाज के अच्छे जीवन के लिए हो, ये हम कार्य कर रहे हैं। आपने जो ये अपनी विभिन्न विभिन्न सामाजिक कार्यों को, इनकी रूपरेखा कैसे होती है आपके हिसाब से? जो आप कार्य कर रहे हैं उससे समाज में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है जी। ये पहले से और अब में, जब से आपने कार्य किया तो आपको अनुभव होगा जी कि इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सांगली जिला जो है, सांगली महाराष्ट्र में एक अभियान चल रहा था, तंटा मुक्त अभियान, जिसको मराठी में शब्द है झगड़ा। जैसे गाँव में ऐसे झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो झगड़ा रुकना चाहिए, दो गुट में जो झगड़ा होता है वो रुकना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया था कि तंटा मुक्त अभियान, कि जिसमें कोई भी झगड़ा नहीं, उस गांव में लोग आपस में आनंदमय जीवन जी रहे। तो 2017 में पहली दफ़ा सांगली जिला को जो है, सांगली जिले में एक गांव को उस अभियान का पुरस्कार प्राप्त हुआ और उस गांव में सनातन संस्था ने पूर्ण रूप में जागृति की थी, लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर जीवन कैसे जीना है वो सिखाया था। तो उसका एक लाभ हुआ कि सरकार ने उसकी ये ली और पूरा गांव जो है वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, तो उसको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गांव में अध्यात्म के द्वारा झगड़े जो प्राचीन काल से पुराने वैमनस्य होता है, या हम लोग कहेंगे जातिगत मतभेद होते हैं, वो दूर करने की प्रक्रिया अध्यात्म से हो सकती है, ये पहली दफ़ा हुआ। 2 साल पहले बाजू में, गोवा के बाजू में एक सिंधुदुर्ग जिला है, वहाँ ये प्रयोग सक्सेस हुआ। तो समाज में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि समाजाभिमुख कार्य करना ये हमारा काम है, उससे एक लाभ हो रहा है। फिर सबसे ज़्यादा मुझे आनंद तो इसका बात है कि हम लोग भारतीय पुलिस के लिए या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं पिछले साल अमृतसर में था, अमृतसर की सारी पंजाब पुलिस के लिए हम लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर था, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे और 3 दिन का वर्कशॉप होने के बाद कि स्ट्रेस को कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली, दोनों माध्यम से। तो उसके बाद एक बड़े अफसर उठे और उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में इतना तनाव देखा है पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक ड्रग एडिक्टेड स्टेट है, पंजाब में खालिस्तान यानी टेररिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके साथ साथ पंजाब एक ऐसा भी राज्य है कि जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो किसान सबसे ज़्यादा यहाँ किसानों के आंदोलन भी यहीं ज़्यादा होते हैं। और भारत की जीडीपी में पंजाब का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस दृष्टिकोण से पुलिस बल पर इतना स्ट्रेस होता है यहाँ, क्योंकि ड्रग को रोकना है, टेररिज्म को रोकना है, या आर्थिक हेराफेरियों को रोकना है, ये सबको काम करना है, तो पुलिस को 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत वर्षों से उपाय ढूंढ रहा था, मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन आज मुझे सटीक ये हुआ। और उसके बाद उन्हें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हमें जब आया तो उन्होंने कहा कि हमारे 6 अधिकारी आज तनाव मुक्त जीवन जी रहे। तो ये समाज में जब काम करते हैं तो समाज में जो रिजल्ट मिलते हैं उसके मैं कुछ उदाहरण बताए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। आपकी संस्था जो ये सामाजिक कार्य कर रही है, तो इससे तो राष्ट्र के लिए भी कार्य हो रहा है जी। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? राष्ट्र के लिए तो सभी संस्थाओं को, मैंने जैसे बोला, सरकारी संस्था हो या सामाजिक संस्था हो, समाज के लिए करती है, तो उस प्रकार से राष्ट्र के लिए भी होता है। हम भारतीय सेना के लिए हम लोग नियमित रूप में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स लेते हैं। फिर कश्मीर में हो या जो उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट्स जो होते हैं, वहाँ जाके हम लोग वहाँ के, क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा कि तनाव केवल ऑफिस का काम हो या घर का काम हो इसके कारण नहीं बनता है, बहुत बार एटमॉस्फेयर के कारण भी बनता है। जैसे लड़ाई का वातावरण में स्ट्रेस ज़्यादा होता है संघर्ष के समय, या ठंड, कोई गर्म पड़, यहाँ से गोवा से कोई जब जाता है कोई जवान वहाँ कश्मीर की घाटी में, तो कश्मीर की घाटी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। या हिमाचल का व्यक्ति कोई राजस्थान में आके युद्ध लड़ने के लिए आता है तो वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो स्ट्रेस जो बढ़ता है वो एटमॉस्फेयर के कारण भी बढ़ता है। और उसके साथ साथ एक ऐसा भी कारण होता है कि युद्ध के बाद यदि कुछ भी हम लोगों को, हम पर जब हमले तो दोनों बाजू से होते हैं, तो किसी भी प्रकार से जख्म हो जाते हैं तो व्यक्ति में एक प्रकार से एक हमारे यहाँ जिसे क्लिनिकल भाषा में स्वाभाविक जो होता है, यानी स्वाभाविकता ही एक डर पैदा हो जाता है। गोली समझो मुझे हाथ में लगी तो अगले 6-7 दिन तक मैं उसी प्रसंग को दोहराते रहता हूँ मन में कि वो सीधी गोली आई थी और मेरे उसको लगी थी। तो ये 6-7 दिनों का जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हम भारतीय जवानों में जाके जब काम करते हैं तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेस हो, सरकार यानी नौकरी का स्ट्रेस हो, छुट्टी न मिलने का स्ट्रेस हो, या तो लड़ाई में, फाइटिंग्स में, युद्ध की लड़ाइयों में जो स्ट्रेस बढ़ते हैं उस पर हम काम करते हैं। उससे सुसाइड का जो ये होता है वो कम हो जाता है। फैक्ट्री साइट्स यानी बंधु हत्या, बहुत बार जो डिप्रेशन आ जाता है उसमें जवान दूसरे जवान की हत्या कर देता है, इसको फैक्ट्रोसाइड कहा जाता है, तो वो रोकने में हम सफल हुए हैं। तो ये इस प्रकार से देश की सुरक्षा में एक अहम योगदान हम वहाँ दे रहे हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या देश की रचना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों का भी प्रकाशन किया है। जैसे हम लोग, छोटा सा उदाहरण, समाज में, लोकतंत्र में अलग अलग प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, लेकिन लोकतंत्र का सफल कब बनेगा? जब उसकी दुष्प्रवृत्तियों का निवारण होगा।
तो लोगों को हम सिखाते हैं कि भाई जो है मिलावट होती है तो मिलावट को कैसे रोकना है, लोगों को करप्शन कैसे रोकना है। सरकार तो सभी अपना नंबर देती है कि भाई ये करप्शन विरोधी, इसमें आप कंप्लेंट करिए, लेकिन लोगों को आसान तरीके से ये सिखाना और उसके साथ साथ ये भी सिखाना कि ये करना देश की रक्षा जैसा है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, हम लोग पुलिस आप जाती है तो हम लोग किसी भी ट्रैफिक पर ट्रैफिक रूल्स का पालन बहुत ज़्यादा कम भारत में होता है, लेकिन हम लोग सिखाते हैं कि ट्रैफिक के रूलों का पालन भी करना राष्ट्रभक्ति है। तो वो कैसे करे, क्यों करे, मैंने रुकने से राष्ट्र का क्या हित होने वाला है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर हम लोग स्कूलों में जागृति करते हैं, युवाओं में जागृति करते हैं, तो देश का भविष्य का नागरिक जो है वो राष्ट्र सुरक्षा में और राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे पाए। राजन जी, जैसा आपने बताया कि आप सारी जो हम कह सकते हैं कि जो आपके क्रियाकलाप हैं इनमें हमारी जो पुरानी सनातन पद्धति है उसके हिसाब से आप चलते हैं जी। हम आजकल ये देखते हैं कि हमारी धार्मिक उत्सवों में देखते हैं कि एक मिश्रण आया हुआ है आधुनिकता का भी, तो वो कहाँ तक उचित है और उसको निवारण करने के लिए क्या उससे वो दूषित होता है, तो उसके निवारण के लिए भी कुछ आप करते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, धार्मिक उत्सव हो या त्यौहार हो तो उसमें एक तो प्रथाएं होती है और एक परंपराएं होती है। परंपराएं जो होती है वो धर्मशास्त्र सम्मत होती है, इसलिए वो सालों साल चलती है, और प्रथाएं जो होती है वो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। और प्रथाओं में क्या होता है कि वो धर्मशास्त्र सम्मत होगी ही ऐसा नहीं है, तो वो कुप्रथा भी बन जाती है बहुत बार। तो आधुनिकता के कारण बहुत बार मानव निर्मित जो प्रथाएं होती है वो कुप्रथा का रूप धारण कर लेती है। ऐसा हम सभी का अनुभव रहा है समाज में काम करते समय। जैसे होली का उत्सव, होली सबसे बड़ी भारत का एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन होली के समय जबरन चंदा वसूली की जाती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में या गोवा के बॉर्डर्स हो, या पेड़ भी काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं। तो जागृति कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे। सामाजिक संस्थाओं का यहाँ दायित्व बढ़ जाता है, और इसीलिए 2001 में हमने पहले आदर्श होलिका उत्सव कैसा होना चाहिए ये सिखाते समय होलिका उत्सव में जो अनुचित प्रकार हो रहे हैं उसको भी रोकने के लिए हमने पहला प्रयास शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगा कि गोवा के बाजू में सिंधुदुर्ग नाम का जिला है जो आज आदर्श होली ही मनाता है। एक सुंदर उदाहरण हमने समाज के सामने खड़ा किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गणेश जो महाराष्ट्र और गोवा में महाराष्ट्र सार्वजनिक गणेश उत्सव की बड़ी, नवरात्र उत्सव की बड़ी परंपरा है बड़ी। तो लोग जो है जुलूस निकालते हैं। अब जुलूसों में क्या होना चाहिए? धार्मिक वातावरण होना चाहिए, लोगों ने भगवान का स्मरण करना चाहिए या भजन कीर्तन होना चाहिए। लेकिन जुलूस होते कैसे हैं? फिल्मों के गाने के साथ। उसमें लोग दारू पिए होते हैं, मद्यप्राशन करते हैं, महिलाओं से असभ्य वर्तन करते हैं। हमने पूरे जहाँ जहाँ सार्वजनिक उत्सव होते हैं, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तीनों राज्यों में हमने पिछले 20 वर्षों में जुलूस कैसे निकाले, और जहाँ जहाँ जुलूस वैसा निकल रहा है वहाँ लोगों को पुलिस के साथ हमने अपने पथक लगाए कि जो लोगों को यानी परेशानी ना करे, मद्यप्राशन करते हुए या महिलाओं से असभ्य वर्तन ना करे। एक अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लोग लगभग 40% जो जुलूस निकलते आज जो है वो हमारी दृष्टिकोण से जो है धार्मिक वातावरण में निकल रहे हैं। अब जो है कुछ सभी जगह पे विकृति या कुप्रथाएं जो होती है उसको दुरुस्त करना संभव नहीं है, किसी एक सामाजिक संगठन को भी नहीं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक संगठन एक साथ काम करेंगे तो एक दिन हम लोग एक काम पूर्ण कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण होली का ही दूंगा। हमारे यहाँ रंग खेला जाता है होली का उत्सव में। पूना में एक खड़कवासला जलाशय है, यानी खड़कवासला स्थान है, वहाँ एक बड़ा ऐसा टैंक है, खड़कवासला नाम का ही टैंक है। लोग क्या करते, जिससे पूरे पुणे को पीने का पानी मिलता है। जब होलिका आती थी तब जो है सारे लोग जो है रंग खेलते समय वहाँ जाके उस टैंक को जो है रंग बिरंगी कर देता था, और पीने का पानी अगले 4-5-6 दिन तक नहीं मिलता था। हमने इस विकृति को रोकना शुरू किया। हमने ह्यूमन चेन बनाई, और पिछले 22 वर्षों से पूना में लोगों को होली के बाद दूसरे दिन भी उतना ही शुद्ध पानी मिलता है। एक भी वहाँ जो है इस प्रकार की विकृति नहीं हो रही है। तो विकृति को रोकना, क्योंकि धर्मशास्त्र में विकृति को कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ धर्म कहाँ किस लिए है? तो लोगों को आनंद देने के लिए। तो त्योहारों से हो, उत्सवों के द्वारा हो, लोगों को आनंद मिलना चाहिए। लेकिन विकृति का रूप यदि धारण कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं दुख में रूपांतर करता है समाज के। इसीलिए सामाजिक क्षेत्र में हम इसी अनुचित प्रकारों को रोकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक आपकी संस्था में
जो भिन्न भिन्न धार्मिक विधि हैं और कृत्य हैं, उनका आप लोग एक वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। जी इसका क्या मतलब है और इससे क्या लाभ होता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे आज का इरा जो है, आज का युग जो है वो एक साइंस युग है, साइंस इरा है। तो लोग प्रश्न पूछते हैं आपको कि भाई मैंने तिलक लगाना है तो क्यों लगाना है। हमारे यहाँ तिलकों की भी अलग अलग, कोई भस्म धारण करता है, कोई अष्टगंध लगाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई कुमकुम लगाता है। तो तिलक लगाने की भी भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। तो सामान्यतः आज का जो युवक है वो पूछता है कि भाई ये क्यों, ऐसा ही क्यों, या ये दो भिन्न क्यों, या गणेश जी को लाल फूल ही क्यों चढ़ाते, शिव जी को बिल्व पत्र ही क्यों चढ़ाते, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तो ये जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर देना कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक संस्था होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। और इसीलिए फिर हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के द्वारा हमने इसका रिसर्च शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगा कि 1000 से अधिक हमने रिसर्च किए हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि वेशभूषा है, तो सात्विक वेशभूषा करके और जीन्स पैंट पहन के जो हमारा ऑरा बदलता है उसका परीक्षण हमने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के द्वारा किया। तो पॉजिटिव ऑरा किसके बारे है, तो मैंने ये जो वेशभूषा की है और जीन्स पैंट और टी शर्ट में मैं बैठा हूँ तो मेरा ही ऑरा 15 मिनट में बदल जाता है जैसे मैं वस्त्र बदलता हूँ। मैंने सादा नींबू का रस पिया तो मेरा ऑरा भिन्न है, और मैंने शराब पी तो मेरा ऑरा भिन्न है। मैंने ही समझो एक छोटा सा भगवान का स्मरण किया 5 मिनट का तो मेरा ऑरा भिन्न है, और मैंने केवल 5 मिनट में केवल एक राजनीतिक सभा देखी टीवी पे, पॉलिटिकल सभा देखी तो मेरा ऑरा भिन्न है। तो व्यक्ति में परिवर्तन वातावरण के द्वारा होता है, पहराव के कारण होता है, भोजन के कारण होता है, और व्यक्ति और वास्तु के कारण भी होता है। ये हमने परिमाणों के साथ सिद्ध किया। 1000 से अधिक रिसर्च पेपर हमने प्रकाशित किए, 35 साइंस इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में उसको रखा, और 6 जगह पे हमें फर्स्ट अवार्ड यानी स्पिरिचुअल रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया है आपने, इस विषय से हमें जो है उसका पुरस्कारित भी किया गया। तो समझना ये है कि आज की इरा में लोगों को यदि हमने ये सिखाना है तो हमें साइंटिफिक परीक्षण की द्वारा ही उसको बताना पड़ेगा। यदि हम ये आज नहीं बता पाए तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि सनातन धर्म या हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो कितनी प्रगल्भ थी। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा हम विश्वगुरु थे एक प्रकार से भारत में। तो इस दृष्टिकोण से आज की भाषा में लोगों को सामान्य सात्विक लिविंग यदि करना है तो सात्विक लिविंग के लिए ये परीक्षण आवश्यक था, और इसीलिए हमने इस विषय में काम शुरू किया। मतलब वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए जी, हमने ये दिशा तय की। जी। अब मैं छोटा सा उदाहरण ही दूंगा कि विवाह संस्था, अब विवाह होते थे, पहले शादियां होती थी तो शादियों में धार्मिक विधियों को महत्व था, या याग जो होता है। आज जो है धार्मिक विधियों का कोई महत्व नहीं रहा है। धार्मिक विधियों के बाद में जो सारा फोटो सेशन है या कपड़ा है या पहराव है उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमने विधि को महत्व मिलना चाहिए, विधि के द्वारा ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है, ये हमने इक्विपमेंट्स के द्वारा लोगों को समझाया। जो आपका कार्य है, हम ये देखते हैं कि ये सनातन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए आज के वर्तमान युग के संदर्भ में वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ में आगे बढ़ रही है। जी तो आपका जब से ये परीक्षणों वाला प्रयोग चालू हुआ जी उसके बाद आपको समाज में या देश में कहीं परिवर्तन दिखाई दिए? जी बिल्कुल दिखाई दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये जो वस्त्र संहिता आजकल पूरे मंदिरों में चालू है उसके बीज के रूप में हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में 105 मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है, क्योंकि वस्त्रों का महत्व हमने टेम्पल कॉन्क्लेव हुआ था जलगांव में, महाराष्ट्र के सारे मंदिरों का 373 मंदिर आए थे, सारे महाराष्ट्र के पौराणिक मंदिर, महाराष्ट्र के सारे ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के अष्टविनायक, महाराष्ट्र के शक्तिपीठ। उसमें हमने लोगों को बताया कि भाविकों को वस्त्र संहिता, ड्रेस कोड क्यों होना चाहिए और वो सात्विक क्यों होना चाहिए, जिससे मंदिर की भी आभा टिकेगी और व्यक्ति को, भाविक को भी पूर्ण लाभ होगा। पिछले 10 दिनों में 105 मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है, ये उसका दृश्य उदाहरण है। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश दें? जी देखिए, सुखस्य मूलम धर्मः, ये हमारे शास्त्रों में कहा है, सुख का मूल धर्म है। इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वही एक प्रकार से धर्म के रूप में हमें आज मिली है। तो उसका हम यदि आचरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और आज की इरा में यदि हम इसी को आचरण करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे तो एक प्रकार से एक सात्विक सज्जन जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दर्शकों, आज इस चर्चा के माध्यम से हमने सनातन संस्था
और उसके कार्यों को जाना। श्री चेतन राजहंस जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे, उसके लिए मैं दर्शकों की तरफ से और दूरदर्शन केंद्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।